हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया ना? शुरू करते हैं फिर। जैसा कि तुम लोग देख चुका होगा, एक स्मार्ट सा टीचर तुम लोग के सामने खड़ा है क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाने के लिए। और स्वागत तो आखिर तुम लोग का है ही हम लोग के चैनल में, मेरा चैनल में। अभी तक मेरा है, कल तक तुम्हारा हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा। अभी तक तो मेरा ही है, देखते हैं आगे क्या होता है। और चैनल का नाम क्या है अभी तक पता नहीं चला है यार। तो तुम्हें लोग कमेंट में एक नाम बताना बढ़िया सा, जो नाम तुम लोग बोलेगा बढ़िया सा वही नाम रखेंगे चैनल का। तो चलो शुरू करते हैं क्या। पहला चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बाय द वे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इतना तो पता होगा तुम लोगों को। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड फर्स्ट लेक्चर है। पता नहीं तुम लोग के सामने ऑनलाइन में पढ़ा भी पाऊंगा कि बढ़िया से, कि नहीं पढ़ा बढ़िया से पढ़ा पाऊंगा। बस सपोर्ट करना यार। पैसा फेंक तमाशा देख, हालांकि कोई तो पैसा तुम लोग देगा नहीं। चलो शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चार्ज के बारे में कि भाई अगर इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तो चार्ज क्या होता है ये जानना सबसे जरूरी है, हाँ कि ना? तो देखो, अगर हम बात करें चार्ज क्या, कि चार्ज क्या होता है सर, चार्ज क्या होता है, तो हम तुमसे बोलेंगे कि बच्चा क्या कभी तुमने एटम देखा है? तो तुमने बोलेगा हाँ, बोलेगा ना भाई कहां देखा है रे एटम? किताब का फोटो में देख लिया है, वही तुम देखा है। चल ठीक है, तेरे फोटो के पास जाते हैं। एटम के न्यूक्लियस में, एटम का एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और बाहर में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। चच्चा घूमू घूमू कर रहे होते हैं, चच्चा लोग का काम ही होता है घूमू घूमू करना। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। इसी का क्या नाम दे दिया हम लोग? चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसी का नाम दे दिया चार्ज। तो अगर तुमसे मान लो स्कूल के एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट आर चार्जेस, तो तुम क्या लिखेगा? एक एटम होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को चार्ज बोल देते हो। ओहो, तो मास्टर देगा आहा। तो सबसे पहले चार्ज का डेफिनेशन लिखना सीखते हैं कि चार्ज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है ना वो तुमको बहुत सारा चीज सिखाएगा। तुमसे जब तू देखेगा कि ये बकवास सा डेफिनेशन कहीं ना कहीं आईआईटी में इंपैक्ट कर देगा तुम्हारा एग्जाम में। चार्ज का डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम लिखते हैं कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग समझा देंगे। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of a material. It is an intrinsic property of a material, या फिर of a object कर लो ज्यादा बढ़िया रहेगा। of an object which is responsible for the production of electricity, which is responsible for the production of electricity। तो चलो ध्यान से देखते हैं कि है क्या। सबसे पहले इंट्रिंसिक का जो मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग तो जन्मजात होता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अगर दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इंट्रिंसिक अगर किसी के आगे लिखा गया है, मतलब अगर दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर चार्जेज होंगे ही होंगे, चार्जेज होंगे ही होंगे। हम होंगे कामयाब, लेकिन कंडीशन अप्लाइड 99.9% टाइम। ये सर 0.1% कहां चला गया? तो गद्दारी हो गया। होगा होगा, अभी बहुत होगा। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन एक्सेप्शन चिल्लाते रहता है, उस समय कोई लोड नहीं यार, 0.1% में लोड लेगा। चल देगा, अब समझो हम क्या बोले। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अगर दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर नहीं, अंदर, उसके अंदर चार्ज होगा ही होगा। क्यों होगा समझो। जैसे अगर हम तुम लोग से बोले कि दुनिया का हर एक चीज
किससे मिलकर बना है भाई? एटम से मिलकर बना है, हाँ कि ना? और अगर कोई भी चीज एटम से मिलकर बना है तो एटम का जो बीचों बीच न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होता है कि नहीं? बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? एकदम होता है सर। मतलब दुनिया में क्या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एटम से ना मिलकर बना हो? और अगर एटम से मिलकर बना है तो एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी है और एटम के पास प्रोटॉन भी है, और उसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग चार्ज बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दुनिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास चार्ज होगा, क्योंकि वो किससे मिलकर बना है? एटम से। इसी कारण इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। समझा? अगर कोई बोल रहा है कि दुनिया में ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज नहीं है तो वो गलत बोल रहा है। बकायदा कुछ ही परसेंटेज, 0.1% ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके पास तुम एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहां पे बोल सकता है कि चार्ज नहीं है, लेकिन उसके बारे में उनको जानना ही नहीं है। अभी क्या जान के करेंगे? देखो, which is responsible for the production of electricity, which is responsible for the production of electricity। आगे चल के तुम लोग देखेगा या फिर 9th क्लास या 10th क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, कौन चलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन, तब बन जाता है करंट। मतलब इतना समझो, अगर चार्ज चलने लगता है ना तो करंट बन जाता है, बस। अगर चार्ज चलने लगता है तो क्या बन जाता है? करंट। अब एक बात सुनो मेरा, बड़ा ध्यान से सुनना। सर, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो है एटम से मिलकर बना है। हाँ हाँ हाँ, एटम से मिलकर बना है तो एटम के पास इलेक्ट्रॉन होगा। होगा सर, होगा होगा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन होगा सर तो इलेक्ट्रॉन तो रुका हुआ नहीं होगा सर, इलेक्ट्रॉन तो चल रहा होगा। हाँ सर। और सर आप बोले कि इलेक्ट्रॉन चलता है तो करंट बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो करंट अगर यहां बन गया तो हम इसको छुए, कहां करंट लगा? जानता है ऐसा काहे हुआ? कि करंट अभी थोड़ा सा मतलब बिजी है, वो कहीं कहीं दूसरा जगह बतिया रहा है। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, तुमको लगेगा करंट। ये करंट लगा ही नहीं हमको यार। तुम दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट छू लो, जैसे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें, ये अगर जैसे एक ऑब्जेक्ट की बात करें, पोलो कंपनी के चौक, व्हाइट चौक होते, इसका यूज करें पढ़ाने के लिए, मजाक था। इसका ये अगर इस चौक की बात करें, ये चौक भी तो एटम से मिलकर बना है। अब अगर ये चौक एटम से मिलकर बना है तो इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, जो रुका हुआ नहीं होगा, जो लगातार घूम रहा होगा। तो अगर घूम रहा होगा तो करंट बन रहा होगा ना, लेकिन हम छू रहे तो हमको झटका नहीं लग रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि जो भी ऑब्जेक्ट को तुम छू रहा है और अगर तुमको झटका नहीं लग रहा है, वो कैसा ऑब्जेक्ट है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मतलब सर, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक ऐसे ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। कैसे? ध्यान से सुनो। जैसे एक डब्बा ले ले तू, एक डब्बे के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज है, टोटल चार्ज तो 0 बन गया ना। नेट चार्ज कितना बन गया? 0। अब अगर नेट चार्ज 0 है तो करंट कहां से लगेगा? नहीं समझा? नहीं समझा? समझ गया ना? हाँ, मतलब सर ये जो बोर्ड है, बोर्ड हमको झटका इसलिए नहीं मार रहा है क्योंकि बोर्ड के पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। टोटल चार्ज कितना है? 0। इसी कारण बोर्ड हमको झटका नहीं मार रहा है, नहीं तो पता चलेगा बोर्ड में तुमको उठा के पलट दिया। अब देखो, अब बिजली का तार छू रहा है तुम, तो बिजली का तार छुएगा तो तुमको झटका लगेगा? नहीं लगेगा। बिजली का तार छुएगा तो झटका लगेगा ना। क्यों लगेगा? क्योंकि बिजली का जो तार है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। वहां पे जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन नहीं है, वहां पे कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। इसी कारण वहां से हमको झटका लगेगा छुएगा तो। समझ पाया? हाँ सर, समझ गए सर, समझ गए। आप इतना बढ़िया समझाते हैं, यहां नहीं समझेगा तो कहां समझेंगे सर? हाँ, हम लोग क्या इतना खराब आदमी है कि आपका समझाया हुआ समझ नहीं पाएंगे? हाँ, तुम लोग हो रहे, इसमें कोई शक नहीं है, खराब आदमी हो तुम लोग। अब बाबू मोसाई, अगर हम बात करें चार्जेस का, तो कुछ कुछ बात चार्जेस के बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले अगर चार्जेस के बारे में जानना है तो चार्जेस का यूनिट जो होता है, यूनिट जो लेंगे हम चार्ज का, वो लेंगे कूलम। क्या लेंगे? कूलम। हाँ सर,
ये कौन सा यूनिट है सर? एसआई की सीजीएस? ये है एसआई यूनिट। और अगर हम इसका सीजीएस यूनिट का बात करें, चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम को ईएसयू भी बोलते हैं, हालांकि भाड़ में जाए क्या होता है स्टेट कूलम। अब जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, उसी तरह 1 कूलम में 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होते हैं। एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होते हैं? 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। अब ये अगर इसके बारे में और जानने का कोशिश करेंगे तो चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन एक होता ही नहीं है। चार्ज ऐसे 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 चल रहा है, अलग अलग डायरेक्शन है भाई इसके पास। अब दूसरा बात और जानने का कोशिश करें हम चार्जेस के बारे में, तो चार्ज दो तरह का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये तो तुम लोग को बहुत बढ़िया से पता है, बेसिक के नाम पे, मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है पता नहीं। इट इज ऑफ टू टाइप। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और एक कैसा चार्ज होता है बच्चा? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन के नाम से नामांकित करते हैं, आहा, और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज के नाम से हम लोग नामांकित करते हैं। अब प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब ये नहीं समझना कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को खोज किया गया होगा तब प्रोटॉन के ऊपर प्लस छपा होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस छपा होगा। ऐसा नहीं है। अपने से नाम रखा गया कि प्रोटॉन को हम पॉजिटिव लेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव लेंगे। दोनों दिखने में भी तो लगभग सेम जैसे ही होते हैं यार। देख आगे बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी होता है, ये दो टाइप का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, एक नेगेटिव चार्ज जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब और थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम जानकारी लेने की कोशिश करें तो हमेशा याद रखना कि जो होता है इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ये सब तुम लोगों को याद रखना है। 9.1 × 10⁻31 kg। 9.1 × 10⁻31 kg। और अगर हम बात करें मास ऑफ अ प्रोटॉन, ये सब तुम लोग 10th क्लास में पढ़ा है यार, रटा हुआ है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। मतलब अब एक बात समझो कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है इतना, प्रोटॉन का मास है इतना। अब तुम लोग को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कम है किसके मास से? प्रोटॉन के मास से। मतलब प्रोटॉन भारी है। प्रोटॉन भारी है, इलेक्ट्रॉन हल्का है। अब इसका जानता है, एक बड़ा फनी सा जवाब है, हालांकि इसके पीछे कोई तुक नहीं बनता है। कि तुमसे पूछेगा कि हम लोग का जो बिजली का वायर है, हम लोग को पता है इतना बात कि अगर चार्जेस चलते हैं तो करंट बनता है। तो चार्ज तो दो तरह का होता है भाई, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है। तो हमारा जो बिजली का वायर है, इस बिजली के वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहा है कि प्रोटॉन चल रहा है? तो पता है इसका बेतुका सा जवाब, हालांकि सही जवाब है कि सर इलेक्ट्रॉन ना हल्का है, प्रोटॉन ना भारी है। तो जो भारी होता है उसको चलने में बहुत दिक्कत होता है, और जो हल्का होता है वो तो हन हन चलता है। तो बताओ ज्यादा बढ़िया से कौन चलेगा वायर में, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। इसी कारण बिजली का वायर में क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये परफेक्ट विजन नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिजली के वायर में क्या चल रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो सर चार्ज तो प्रोटॉन भी है, तो क्या प्रोटॉन की वजह से कहीं करंट बनता है? तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस में, गाड़ी का बैटरी में जो करंट बनता है ना, वो प्रोटॉन की वजह से बनता है। याद रखेगा। हाँ हाँ हाँ। अब इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है और प्रोटॉन भी एक चार्ज है। तो साला सबसे छोटा चार्ज कौन है यार? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन। तो याद रखना, जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, कौन चार्ज होता है? स्मॉलेस्ट चार्ज। वो क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है वही क्या होता है? सबसे छोटा चार्ज होता है। छोटा सा चार्ज, छोटा सा। बच्चा है रे, मेरा बच्चा है रे तू। स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब तुम लोग को पता ही होगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को हम लोग 10th क्लास में सीखे हैं, ई से दिखाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम।
होता है। अब सवाल यह आता है कि सर क्या इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं तुम लोग देखेगा कि कुछ चार्जेस हैं जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं। जैसे एक होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के अंदर का जो चार्ज होता है वो कई बार इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है उससे भी छोटा हो जाता है। लेकिन ये जो क्वार्ट्ज है इस थाली का बैगन है, लौटते रहता है। इसका चार्ज कभी बढ़ जाता है, इसका चार्ज कभी घट जाता है। क्वार्ट्ज का चार्ज कभी फिक्स नहीं होता है। तो तुम कैसे मानेगा कि क्वार्ट्ज के पास कितना चार्ज होता है? इसी कारण हम लोग इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन चच्चा को बोलते हैं कि भाई तेरे पास सबसे कम चार्ज है दुनिया में। कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। साथ ही साथ लगा देते हैं यहाँ पे माइनस। और एक ठो प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दोनों के पास चार्जेस लगभग लगभग सेम होते हैं, बस प्लस एंड माइनस का डिफरेंस होता है, नथिंग एल्स। ओह माय गॉड, इतना में कोई भी दिक्कत है तो मेरे को बताओ, पक्का ना? अच्छा यहीं पे हम पहले देख लेते हैं जगह बचा हुआ है क्या नीचे। तो यहीं पे एक और लाइन लिखा देते हैं तुम लोग को, ज्यादा मजा आएगा उस लाइन में। इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि लाइक चार्जेज repel each other and unlike charges attract। और unlike charges क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इसको ध्यान से सुना जाए, अगर इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ध्यान से सुनना। लाइक चार्जेस मतलब होता है सेम चार्ज। लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्ज, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस। तो याद रखना, अगर हम इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लो, हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि मेरे को लिखना है सहूलियत से। ए भाई मेरा मिटाने वाला शस्त्र किधर हो तुम? इधर है तुम। देखो, अब देखो एक बात, अगर हम लिखे यहां पे कि सर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब दो प्लस और प्लस या फिर माइनस एंड माइनस हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और एक प्लस और अगर एक माइनस मिल गया तो तुरंत अट्रैक्ट करेगा। सर ये वाला तो मेरे को ऐसा चीज बता देंगे तुम लोग कभी नहीं बोलेगा क्या? मास्टर कुछ हिट करने वाले हैं का? है मास्टर, वैसा वैसा काम मत कीजिएगा। ई है दो गो, ई है एगो, मान लो ई है राम और ई है, क्या नाम दे दिए इसको बताओ? ई है साजन। ये क्या है? साजन। इसका नाम है साजन। राम और साजन जब तक है तब तक दोनों रिपेल करेगा, लेकिन अगर ये राम और अगर ये बन गया सजनी, मतलब एक प्लस और एक माइनस, फटाक के अट्रैक्शन होगा। क्या क्या पढ़वा देता है रे तुम लोग, शर्म नहीं आता है तुम लोग को? कैसा कैसा बतवाता है, छी। क्या क्या पढ़वा दिया यार हमसे। थू 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 थू। आगे बढ़ते हैं, समझ गया होगा। अब मजाक था यार, लोड कर लेता है। अब आगे और दिखते हैं कि चार्जेस के बारे में और क्या क्या जाना जा सकता है, क्या क्या जाना जा सकता है। तो भाई एक बात हमेशा याद रखना कि अगर चार्ज के बारे में देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर देखने की कोशिश करें हम, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर हम जाने की क्या होता है, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी अराइज होता है वो प्रॉपर्टी बोलता है कि जो चार्ज होता है ना वो एडिटिव इन नेचर होता है। चार्ज क्या होता है बच्चा? एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मतलब सर हम चार्ज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 कूलम चार्ज 3 कूलम चार्ज बन गया 5 कूलम चार्ज, 6 कूलम चार्ज 5 कूलम चार्ज, सीधा 11 कूलम चार्ज। डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऐड करने का दो तरीका होता है, एक स्केलर एडिशन होता है, एक वेक्टर एडिशन होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। चार्ज को हम लोग ऐड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम लोग चार्ज को कैसा मान के चल रहे हैं? स्केलर। दूसरा अगर इसका प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात किया जाए, चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, चार्ज जो होता है ना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड इन नेचर, जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
ये अपने आप में ही एक छोटा सा टॉपिक है। आर्टिकल एक अपने आप में ही छोटा सा टॉपिक, इसको इसी कारण इत्मीनान से इसको करते हैं हम लोग। इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या होता है भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या फिर चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड का जो मतलब होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स्ड अमाउंट। क्या होता है क्वांटाइज्ड का मतलब बच्चा? फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स अमाउंट मतलब जैसे कि अगर हम तुम लोगों से बोले कि मान लो तुम लोग दुकान गया मार्कर खरीदने के लिए, तो तुम दुकान जाके क्या बोलेगा? भैया एक मार्कर दो, ए भैया दो मार्कर दो। लेकिन अगर तुम बोला कि भैया 1.5 मार्कर दो, भैया 2.5 मार्कर दो, तो तुमको 2.5 बम मार के भेजेगा, साला 1.5 मार्कर मांगने आए हैं यहाँ पे। मतलब अगर तुमको मार्कर चाहिए तो फिक्स अमाउंट में लेना पड़ेगा, आधा उधर नहीं काम चलता है। उसी तरह जो चार्ज होता है ना, चार्ज वो भी हमेशा फिक्स अमाउंट में होता है। इसी को तो बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नहीं समझा? समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है या तो प्रोटॉन। मतलब इस बोर्ड के पास या तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या तो प्रोटॉन हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं, बस। लेकिन मान लो इस बोर्ड के पास इलेक्ट्रॉन है, एग्जाम्पल के लिए मान लो इस बोर्ड के पास इलेक्ट्रॉन है, तो एक कंडीशन है, इस बोर्ड के पास इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन एक कंडीशन में हो सकता है। क्या कंडीशन है? कि इस बोर्ड के पास एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इस बोर्ड के पास 100 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5000 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 10.5 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 90 इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है फिक्स अमाउंट में होता है, सेम टू सेम प्रोटॉन। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो प्रोटॉन होता है ना, वो हमेशा फिक्स अमाउंट में होता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास 20 गो प्रोटॉन हो सकता है, 40 गो प्रोटॉन हो सकता है, 100 गो प्रोटॉन हो सकता है, 101.5 प्रोटॉन नहीं हो सकता है। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? हाँ सर समझ गए। इसी चीज को तो हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए कि सर मैथ्स की भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये लिखने के लिए आता है एग्जाम में, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ध्यान से समझना, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट is integral multiple of, is integral multiple, is integral multiple of charge on an electron, of charge on an electron। मतलब सर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले समझो इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीजर समझो क्या होता है? इंटीजर वैसे नंबर को बोलते हैं जैसे जो फिक्स अमाउंट में होते हैं। इंटीजर वैसे नंबर को बोलते हैं जो फिक्स अमाउंट में होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ये सब इंटीजर है। लेकिन अगर हम बोले 1/2 तो 1/2 इंटीजर नहीं है, 1/5 इंटीजर नहीं है, 1/7 इंटीजर नहीं है, 2/8 इंटीजर नहीं है। मतलब इंटीजर हमेशा फिक्स्ड अमाउंट वाला नंबर होता है। इंटीजर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1 अरब हो सकता है, -1 अरब हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.5 नहीं हो सकता है। मतलब सर ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा फिक्स अमाउंट में होता है। इलेक्ट्रॉन या तो 2 गो हो सकता है या तो 4 गो हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं सर कि जो चार्ज होता है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का। मतलब ये जो n है, n का मतलब इंटीजर। हम क्या बोले, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज है वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, वो तो 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 इलेक्ट्रॉन। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये n ही का बताता है। n का मतलब ही क्या होता है? इंटीजर। इसी कारण 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन लिखने के बजाय हम क्या लिख दिए? सिर्फ Q इज इक्वल्स टू Ne।
जहां पे n का मतलब क्या होता है, इंटीजर। अब तुम चाह के भी q बराबर 1.5e नहीं लिख सकता, क्योंकि n 1.5 होता ही नहीं है। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? जोश जोश में कुछ ज्यादा ही नहीं ना पढ़ लिया। हम क्या बोले, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास जो चार्ज होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के फॉर्म में होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर में होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा किसमें होगा, इंटीजर में होगा। इसी कारण इलेक्ट्रॉन को हम n से डिवाइड किए। अब n की जगह तो 1 लिख सकता है, 2 लिख सकता है, 3 लिख सकता है, 1.5 नहीं लिख सकता है। बस यही बात है। इसी कारण लिखे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होकर रहता है। किसके साथ, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के साथ। Q इज इक्वल्स टू Ne। और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग को देखने को मिलेंगे आगे चल के। कैसे कैसे क्वेश्चन बता, अरे भाई क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ेगा आजकल, पूरा टाइम आजकल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, क्रिकेट भी खत्म हो गया अपना यार। क्या रे, मतलब कभी कभी नहीं लगता ऐसा यार कि हम सब लोगों को कि लाइफ में अगर खुला छोड़ दिया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमको लगता है 99% लोग बोलेगा हमको क्रिकेटर बनना है, सबको विराट कोहली रोहित शर्मा बनना होता है, चलो खेलने किसी को नहीं आता है। हम देखे एगो बच्चा है, वो बोलता है क्या, मेरा जो है ना पापा ना मेरा क्रिकेटिंग ड्रीम को तबाह कर दिए, मेरे को क्रिकेटर बनना था लेकिन पापा नहीं बनने दिए। तो फिर हमारे कोचिंग में एक मैच हुआ, उस मैच में वो खेला, तो बैट जानता है कैसे पकड़ रहा था, ऐसे ऐसा करके बैट पकड़ रहा था। ये मतलब क्या है यार जब इतना बात समझा कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीजर में होता है। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, n की जगह 1 डाल सकता है, 2 डाल सकता है, 3 डाल सकता है, 4 डाल सकता है, कभी भी 1.5 नहीं डाल सकता है। इससे रिलेटेड बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन, पहले हम समझाते हैं, पहले हम क्वेश्चन देते हैं, फिर समझ में आएगा तुमको कि इससे रिलेटेड सवाल को करना कैसे है। चलो तो मिटा देते हैं। टुडू 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 टुडू, जिंदगी सवार दूं, एक नया बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। मैं किसी का सपना हूं जो आज बन चुका हूं सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं। क्वेश्चन करो, अगर किसी भी क्वेश्चन में तेरे से पूछ दे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, किसी भी क्वेश्चन में अगर तुमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पूछ दे तो समझना सीधा n का वैल्यू पूछ रहा है। और तुम्हारे पास n का वैल्यू निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू Ne। क्या है, Q इक्वल्स टू Ne। जैसे सवाल अगर तुम लोगों से पूछे कि सबसे पहले सवाल पूछता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये तुमसे सवाल पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर कहीं हम बोल रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम चार्ज है। मान लो ये मेरा हाथ एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास जो चार्ज है वो 1 कूलम है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, अगर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आ गया, कितना इलेक्ट्रॉन, तो सीधा क्या निकालना है, n निकालना है। अब एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू Ne, तो n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q बाय E। अब Q, अब देखो जिसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होता है, Q को हम लोग चार्ज से दिखाते हैं, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। कितना कूलम दिया हुआ है, 1 कूलम, मतलब Q के जगह पे तुम लोग सीधा सीधा 1 डाल देगा, और E के जगह पे कितना डालेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कितना डालेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब अगर इसी चीज को हम सॉल्व करें तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे ऊपर, तो 10 बन जाएगा, और ऊपर से ये 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, तो 10 टू द पावर प्लस 19। अब दिमाग लगा के सोचना, ये जो 19 है, क्या हम इसको ऐसे लिख दें,
एक जीरो इसको दे दो तो इसके पास कई गो जीरो बचेगा, 18 गो बचेगा कि नहीं, एक जीरो इसको दे देगा तो। अब 16 से काट दो तो 6.25 आएगा, तो कितना आया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कूलम ऑब्जेक्ट है, एक कूलम चार्ज है किसी के पास, तो उसके पास 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिस तरह से 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर बोलते हैं ना, उसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास इतना इलेक्ट्रॉन है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तब हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम का चार्ज है। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? बहुत बढ़िया से समझना है भाई, रिस्क नहीं लेने का है अपने को, जई फोड़ना है, याद रखना। देखो ध्यान से देखो, अब किसी आदमी को क्वेश्चन है कि सर n का वैल्यू तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ गया, अब कुछ कुछ बैल है जिसको दिक्कत होगा, उन लोग बोलेगा ए मास्टर ये इंटीजर थोड़ी है, n मतलब इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। अरे बैल, यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 गो जीरो आएगा, अब 2 गो जीरो से काटेंगे तो यहाँ 16 बचेगा, ये इंटीजर नहीं है बस। लेकिन हम इस फॉर्म में क्यों लिखे, इसको हम इस फॉर्म में क्यों लिखे, क्योंकि यही एक ऐसा फॉर्म है जिसको एग्जामिनर बहुत बार रिपीट करता है, एनसीईआरटी में दिया है। ये ऑप्शन तुम लोग को बहुत मिलेगा कि एक कूलम के पास, थोड़ा ढंग से बिठा के लिख देते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको ये पता करना रहेगा कि एक कूलम चार्ज है, कितना कूलम चार्ज है, एक कूलम, तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी हम बोल रहे हैं कि उसके पास कितना चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है। आई थिंक यहां तक तुम लोगों को बहुत ज्यादा बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़े हम क्वेश्चन करें। अगर इसी सवाल में तुम लोगों को पूछ दिया जाता कि सर हमको ये बताओ, how many electrons are there in 2 coulomb charge on an object, 2 coulomb charge on an object। अगर हम बोल रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज है वो 2 कूलम है, तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यार एक कूलम वाले के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यार 2 कूलम वाले के पास कितना यार इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करेगा तो आएगा 12.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल हो गया यार, ये फालतू का सवाल है। अगर बढ़िया सवाल करना है तो हम ऐसे दे देते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 32 कूलम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसको करो घर में बैठ के आराम से। कैसे करेगा, हम हिंट दे देते हैं भाई कि सबसे पहले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मतलब n का वैल्यू निकालना है। कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का, मतलब चार्ज का वैल्यू दिया है 32, n का निकालना है तो n का फॉर्मूला क्या बनता है, अभी बना q बाई q का वैल्यू 32 डालो, n का वैल्यू चुपचाप से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डाल दो और सॉल्व कर दो भाई, हो जाएगा सॉल्व। कोई लोड लेने का तो कोई बात ही नहीं है, पक्का ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें जो एक और टाइप पूछा जाता है, Q इज इक्वल्स टू एनी से 2 टाइप का सवाल मिलता है। एक टाइप और क्या है, एक टाइप तो हम लोग देख लिए, एक टाइप में बोला जाता है इज इट पॉसिबल टू हैव एन ऑब्जेक्ट 4.18 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज। क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास इतना चार्ज हो सकता है क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास इतना चार्ज हो सकता है क्या? कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे जानता है, n का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर n इंटीजर आया तो इतना चार्ज हो सकता है, अगर n इंटीजर आया ही नहीं तो मतलब नहीं हो सकता है। जैसे हमको फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल्स टू Ne, तो n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q बाई E। अब कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का, मतलब चार्ज कितना दिया है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19, और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। काटेगा 3, कितना आ गया 3, जो कि क्या है, विच इज एन
इंटीजर, ये एक इंटीजर है और अगर n का वैल्यू इंटीजर में आया मतलब इज इट पॉसिबल, तो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, इतना चार्ज हो सकता है। नोट कर लिया? नोट करो, अगला क्वेश्चन दे रहे। अगर तुमसे पूछता इज इट पॉसिबल टू हैव अ ऑब्जेक्ट विथ 6.4 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज, क्या ये पॉसिबल है? तो बहुत आसान है यार, हमको n का वैल्यू निकाल लेना है। n का फॉर्मूला क्या होता है? q बाई q का वैल्यू कितना दिया है? 6.4 into 10 to the power minus 19, e का वैल्यू कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19, ये दोनों कट गया, 16 4 जा कितना हो गया? 64, n का वैल्यू 4 आ गया। इंटीजर है कि नहीं? और अगर इंटीजर है मतलब इतना पॉसिबल है, अगर इंटीजर नहीं होता तो पॉसिबल नहीं होता, सिंपल सा बात। अगर हम तुमसे ऐसे सवाल पूछते कि क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास 4.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज हो सकता है, तो सिंपल सा n का वैल्यू निकाल के देखो, इंटीजर आ रहा है कि नहीं, अपने आप पता चल जाएगा। अगर हम n का वैल्यू निकालें तो n का फॉर्मूला q बाई ही बनेगा, q के जगह पे कितना डालेगा? 4.6 into 10 to the power minus 19 और यहाँ 1.6 into 10 to the power minus 19, ये तो कट गया, लेकिन ये पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है। अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो पॉइंट में आएगा आंसर, 16 3 जा 48 होता है, मतलब 2 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। अगर पॉइंट में आ गया तो n इंटीजर थोड़ी ना है, और अगर n इंटीजर है ही नहीं तो यहाँ पे अगर n तुम्हारा इंटीजर आया ही नहीं मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास इतना चार्ज पॉसिबल होगा क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब चार्ज कोई अंगा पंगा सा नहीं है भाई कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितना भी चार्ज हो सकता है, नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज कितना भी नहीं हो सकता है, हमेशा इंटीजर में होगा, इस बात को याद रखना। उम्मीद करते हैं कि आज मजा आया होगा, घर में जाके सारे सवाल का एक बार प्रैक्टिस करेगा, एक बार नहीं होगा तो लेक्चर को फिर से सुन लेगा, ध्यान बना के रखेगा, समझा? मिलते हैं अगला लेक्चर में, फिर मिलेंगे ना? मिलेंगे।